हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक फॉर अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है बेसिकली डेंसिटी। ठीक है, हम चीज़ों को जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं ताकि हमारे पास हम तेज़ी से चीज़ों को कंपाइल करके एक एंड लेक्चर्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, सो हमारे पास आ जाती है डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी बेसिकली हमारे पास जो मास और वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन होता है ना, वो होता है हमारे पास डेंसिटी। ठीक है, मतलब एक बॉडी का मास भी है और उसको वॉल्यूम भी है। पर मास और वॉल्यूम हमने पहले जितनी डिस्कस की थी पिछली वीडियोज़ में, वो हमें पता है कि क्या होता है। ठीक है, जो बॉडी का मास है और बॉडी का वॉल्यूम है, जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं ना, तो हमारे पास आ जाती है डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी को उन्होंने डिफाइन कर दिया मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली इन्होंने हमें पास बता दिया है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास क्या है, डेंसिटी है। ठीक है, अब इसका कन्वेंशनल यूनिट जो उन्होंने बताया वो हमारे पास होता है कि बेसिकली कन्वेंशनल यूनिट जो है ना, वो ग्रीक लेटर रो से हमारे पास हम करते हैं। जैसे हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, एफएससी में भी हम लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि रो क्या होता है। ठीक है, सो रो हमारे पास एक ग्रीक लेटर होता है जो कन्वेंशन यूनिट है हमारे पास इसका डेंसिटी का। ठीक है, तो अब डेंसिटी का जो बेसिकली फॉर्मूला आता है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम ही आता है। ठीक है, तो हमारे पास मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो होगा वो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है आपके पास डेंसिटी का। ठीक है, अब डेंसिटी जो है वो बेसिकली हमारे पास डिवाइड करती है। अब हमारे पास जैसे यूनिट्स हमने फाइंड करने हैं, तो हम मास के यूनिट्स को वॉल्यूम के यूनिट्स को दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यूनिट्स आते हैं। ठीक है, अब मैट्रिक सिस्टम में उन्होंने हमें कहा कि मैट्रिक सिस्टम में जिनके यूनिट है वो केजी पर मीटर क्यूब है। ठीक है, मतलब केजी पर मीटर क्यूब जो है या क्यूबिक मीटर जो है वो क्या है हमारे पास, बेसिकली मैट्रिक सिस्टम में यूनिट है डेंसिटी का। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, और अगर इंग्लिश सिस्टम में वो कह रहे हैं कि हम यूज ही नहीं करते, अगर तो यूज होता, वैसे तो यूज ही नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ तो स्पेसिफिक वेट की यूनिट्स को यूज किया जाता है, जो वेट डेंसिटी जो कहलाती है। ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं वेट डेंसिटी क्या होती है या स्पेसिफिक वेट क्या होता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम इंग्लिश सिस्टम में मुहैया नहीं करते रो को। ठीक है, या डेंसिटी को। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्पेसिफिक वेट में। बेसिकली जो डेंसिटी है ना, सिंपल सी जो एक टर्म है डेंसिटी की, वो ये है कि एक बॉडी का जो मास है ना और उसका वॉल्यूम है, वो दोनों को कंबाइन कर दो तो हमारे पास डेंसिटी आती है। ठीक है, किसी भी चीज़ की डेंसिटी। अब मोस्टली ना हम डेंसिटी जब डिस्कस करें तो ना हमारे माइंड में एक एज अ डॉक्टर आपके माइंड में क्या चीज़ आती है कि बोन की जो डेंसिटी होती है। ठीक है, अब जब बोन की डेंसिटी की हम बात करते हैं ना, तो हम उसको इस तरह से देखते हैं कि जो बोन का जो वॉल्यूम है, ठीक है, बोन का जो अपना वॉल्यूम है और उसका जो मास है, वो दोनों कंबाइन करते हैं हमारे पास डेंसिटी आती है। अब बोन का वॉल्यूम भी हमें पता है, बोन का मास भी हमें पता होता है, जो हम डेक्सा स्कैन के थ्रू ना काफ़ी चीज़ों में इसमें सारी चीज़ें एलैबोरेट होती है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब हाई लेवल पे जाके चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हमने सिंपल सी मैंने आपको बात बता दी कि जब डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आता है तो हम बात करते हैं बॉन्ड डेंसिटी की। ठीक है, और जो बॉन्ड डेंसिटी होती है ना हमारे पास बेसिकली वो यही होती है। ठीक है, ओके, स्पेसिफिक वेट की हम बात करते हैं, हम स्पेसिफिक वेट की तरफ जाते हैं, तो हमारे पास स्पेसिफिक वेट जो होता है वो वेट पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम होता है। ठीक है, मतलब हमारे पास जो वेट है और वॉल्यूम है, ठीक है, वेट पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम मतलब वेट का और वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक है, बिकॉज वेट इज प्रोपोर्शनल टू मास, उन्होंने कहा वेट जो है प्रोपोर्शनल है मास का, तो उन्होंने दोनों को एक दूसरे से चेंज कर दिया। ठीक है, मतलब डेंसिटी भी प्रोपोर्शनल हो गई स्पेसिफिक वेट के। ठीक है, इन्होंने इस सेंस में लिया। ठीक है, मतलब वेट अगर मास के प्रोपोर्शनल है ना, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो स्पेसिफिक वेट होगा ना, ठीक है, मतलब जो स्पेसिफिक वेट होगा वो डेंसिटी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मतलब उन्होंने इस तरह से लिया कि मास अगर प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के या मास प्रोपोर्शनल है वेट के, मास वेट के भी प्रोपोर्शनल है ना, हमने ये पिछले फॉर्मूला से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आप पीछे जाके देखो तो मास जो है वो हमारे पास, देखो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो मास था ना, हम ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, हम देखते हैं जो हमारे पास वेट वाला था, वेट ये फोर्स वाला है, हम वेट वाले पे जाते हैं। ठीक है, अब वेट वाले में जब हमने देखा था ना, वेट हमारे पास पिक्चर क्लियर होने था फिर हम देखते हैं। वेट जो था ना वो मास के प्रोपोर्शन था, यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा हो। ठीक है, ये क्या है, वेट है, और ये क्या है, हमारे पास मास है। मास और वेट जो थे वो दूसरे से प्रोपोर्शनल थे। ठीक, तो उन्होंने इसी फॉर्मूले को बेसिकली यूज किया और उन्होंने आपको बताया कि जो स्पेसिफिक वेट है वो डेंसिटी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों का फॉर्मूला एक्सचेंज किया उन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम यूनिट्स जो लेते हैं ना स्पेसिफिक वेट के, वो हमारे पास आ जाते हैं यूनिट्स वेट के डिवाइड किया वॉल्यूम के साथ। ठीक है, अब वेट के जो यूनिट्स थे वो न्यूटन था और हमारे पास जो आपके पास क्या आता है
वॉल्यूम के वो पर क्यूबिक मीटर आता है, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली हमने इस तरह से ले लिया कि क्यूबिक मीटर को लिया, न्यूटन को लिया, उससे डिवाइड कर दिया पर क्यूबिक मीटर को, तो हमारे पास न्यूटन पर क्यूबिक मीटर आ जाते हैं मैट्रिक सिस्टम में। और अगर इंग्लिश सिस्टम में देखें तो हमारे पास पाउंड्स पर क्यूबिक फुट आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है दोनों यूनिट्स, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा, आपको एक एग्जांपल दिया, उन्होंने कहा गोल्फ बॉल लो और एक पिंग पोंग बॉल लो, ठीक है। दोनों का वॉल्यूम सेम होता है पर डेंसिटी डिफरेंट होती है, ठीक है। डेंसिटी कैसे होती है कि गोल्फ बॉल जो होती है ना थोड़ी हैवी होती है, आप जब उसको फील करते हो ना तो आपको पता चलता है उसका ग्रेटर डेंसिटी है, लेकिन स्पेसिफिक वेट भी उसका ज्यादा होता है। लेकिन पिंग पोंग बॉल जो है ना उसका कम होता है, ठीक है, वेट भी और डेंसिटी भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास हल्की होती है, उसका वेट, ठीक है, मास कम होता है उसका, इसलिए, ठीक है। अब बिकॉज द गोल्फ बॉल हैज मोर मास, उन्होंने यहाँ पे बता भी दिया कि गोल्फ बॉल का मास भी ज्यादा होता है और वेट भी ज्यादा होता है। जब आप दोनों को लेते हैं ना, देखो गोल्फ की बॉल को लोगे तो आप पिंग पोंग बॉल को साथ, पिंग पोंग बॉल वो जो बच्चे खेलते हैं ना जिससे वो जो थोड़ी स्ट्रेच करती है, मतलब आप उसको मारो जमीन पे तो वो एकदम से ना अच्छी वाली आपके साथ फोर्स के साथ जो होती है ना ऊपर की तरफ मूव करती है, ठीक है। वो बॉल होती है पिंग पोंग बॉल, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है ना मैनेज करते हैं ये लोग, इन्होंने हमें इस तरह से इस एग्जांपल को डिस्कस किया। गोल्फ बॉल लो, पिंग पोंग बॉल लो, दोनों को वेट को अप्रोक्सीमेटली एक जैसा रखो, दोनों हाथों में रखो, ठीक है, और आप फील करोगे या आपको मास और वेट दोनों ज्यादा लगेगा गोल्फ बॉल का एज कम्पेयर टू पिंग पोंग बॉल, ठीक है। इसी तरह उन्होंने सारी बात की कि हमारे पास एक लीन पर्सन है, ओके। अब जो दूसरी एग्जांपल उन्होंने बेसिकली हमें दिया ना, उन्होंने कहा है कि आपके पास ना एक लीन पर्सन है, ठीक है, उसका वॉल्यूम जो है ना बॉडी का वो सेम होगा एज ओबीज पर्सन, लेकिन उन दोनों की डेंसिटी में डिफरेंस आएगा, ठीक है। मतलब ओबीज पर्सन की हाई टोटल बॉडी डेंसिटी होगी क्योंकि इसका मसल मास ज्यादा होगा और फैट मसल जो होगा ना वो ज्यादा डेंस होगा फैट से, ठीक है, ओबीज पर्सन में, ठीक है। तो उन्होंने कहा लीन पर्सन विद द सेम बॉडी वॉल्यूम एज एन ओबीज पर्सन हैज अ हायर टोटल बॉडी डेंसिटी बिकॉज मसल इज डेंसर देन फैट, ठीक है। ओ सॉरी, उल्टा बोलते हैं, ठीक है। एक लीन पर्सन जो है ना, ठीक है, उसके बेसिकली आप देखो मेरे पास बात सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है। एक जो फैट वाला पर्सन होता है ना, मतलब जिसमें फैट ज्यादा होता है, थोड़ा ओबीज पर्सन है, ठीक है, उसकी डेंसिटी क्यों कम है और लीन पर्सन की डेंसिटी क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसका मसल मास, मतलब मसल मास जिन लोगों में ज्यादा होता है ना उनमें डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि मसल जो है इटसेल्फ एक ऐसा कंपोनेंट है जो डेंस है, ठीक है। लेकिन ओबीस पर्सन जो फैट जो होता है ना, क्योंकि वो लेस डेंस है, मतलब उसका इतना ज्यादा वेट नहीं होता, ठीक है। तो क्या होता है कि जो फैट होता है ना उसकी डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू लीन पर्सन। ये बहुत बात आपने काफी लोगों से सुनी भी होगी, ठीक है। आम लोग भी ये बात बोल रहे होते हैं कि जो कमजोर है वो ज्यादा ताकतवर बंदा है और जो वीक पर्सन है वो थोड़ा कम है, ठीक है, वो इसी बेस पे बोल रहे होते हैं, ठीक है। 10% बॉडी फैट इज इनवर्सली रिलेटेड टू बॉडी डेंसिटी, मतलब उन्होंने कहा है कि फैट जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है डेंसिटी के, मतलब जिन लोगों में फैट ज्यादा उनमें डेंसिटी कम और जिनमें फैट कम उनमें डेंसिटी ज्यादा, ये इस तरह से इनवर्सली रिलेटेड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम टॉर्क के ऊपर। टॉर्क एक बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है और इसकी जो मेन टॉपिक, मेन छोटी सी बात है वो ये है कि किसी भी चीज का रोटेट, मतलब किसी भी फोर्स का एक रोटेटरी जो इफेक्ट होता है वो टॉर्क कहलाता है, ठीक है। मतलब हम जब कोई फोर्स लगा रहे हैं वो रोटेशन में मूव हो रही है ना, वो रोटेटरी, मतलब किसी चीज को अगर आप रोटेशन में मूव करा रहे हैं और वो फोर्स लग रही है उसके ऊपर, वो टॉर्क होती है, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है कि एक फोर्स जो अप्लाई करते हैं आप किसी ऑब्जेक्ट पे, जैसे पेंसिल अगर एक डेस्क पे पड़ी हुई है, अगर तो ट्रांसलेशनल है या जनरल मोशन है, दोनों में, ठीक है, मतलब कोई भी फोर्स अप्लाई हो रही है वो उन्होंने बता दिया आपको, या तो ट्रांसलेशन होगी या जनरल मोशन होगा उसमें, ठीक है। उन्होंने दोनों फोर्सेस का बता दिया, ये हम पहले डिस्कस कर चुके, तो हम यहाँ पे अब ये डिस्कस नहीं करेंगे ट्रांसलेशन जनरल मोशन क्या होती है, ठीक है। अगर हमने बात की कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, मतलब पैरेलल टू द डेस्कटॉप एंड थ्रू द सेंटर ऑफ द पेंसिल, the pencil will be translated in the direction of the applied force, ठीक है। मतलब उन्होंने कहा बिल्कुल सेंटर से अगर आप पैरेलली उसको मूव करोगे ना तो हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन होगा, ठीक है। इफ द फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द डेस्कटॉप बट डायरेक्टेड टूवर्ड अ पॉइंट अदर देन द सेंटर ऑफ द पेंसिल, मतलब एक पॉइंट से अगर आप देखो एक डेस्क के ऊपर पड़ी हुई है और आप क्या करते हो कि उस पेंसिल को मूव कराते हो, अगर आप बीच में से उसको मूव करोगे तो क्या होगा कि वो हमारे पास बिल्कुल ट्रांसलेटिव मोशन एक जैसी पेंसिल आगे की तरफ जाएगी। लेकिन अगर आप किसी एक पॉइंट से मूव करते हो तो क्या होगी, उस पॉइंट से क्या होगी, रोटेशनल एक पॉइंट की तरफ जाएगी। तो ये हमारे पास बेसिकली ई सेंट्रिक फोर्स कहलाती है। जिसको आपने सेंटर से मूव किया वो सेंट्रिक फोर्स थी, जिसको आपने
एक पॉइंट से मूव किया वो इसेंट्रिक फोर्स थी, ठीक है। पेंसिल विल अंडरगो बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल। अब क्या हुआ, पेंसिल या रोटेशनल और ट्रांसलेशन दोनों में मूव करेगी, मतलब सीधा भी जा रही है लेकिन वो साथ रोटेटरी इफेक्ट भी दे रही है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, क्या आ गया हमारे पास इसेंट्रिक फोर्स, ठीक है। रोटेटरी इफेक्ट भी आएगा। अब रोटेटरी इफेक्ट क्रिएटेड बाय इसेंट्रिक फोर्स इज नोन एज टॉर्क। अब क्या कहा उन्होंने, जो इसेंट्रिक फोर्स हमारे पास एक रोटेटरी इफेक्ट क्रिएट कर रहा है वो हमारे पास क्या कहला रहा है, टॉर्क। अब यही बात की थी मैंने, किसी भी फोर्स का रोटेटरी इफेक्ट क्या कहला रहा है आपके पास, टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। इसी को टॉर्क को या मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। टॉर्क विच मे बी थॉट ऑफ एज रोटेटरी फोर्स, टॉर्क को हम रोटेटरी फोर्स कहते हैं, इज द एंगुलर इक्विवेलेंट ऑफ लीनियर फोर्स, ठीक है। ये बेसिकली एंगुलर और इक्विवेलेंट है लीनियर फोर्स के, मतलब एज कंपेयर हम उसको एंगुलर में ले या लीनियर में ले फोर्स के, वो हमारे पास एंगुलर इक्विवेलेंट है रोटेट लीनियर फोर्स के, ठीक है। एल्जेब्रिकली उन्होंने कहा अब टॉर्क जो है वो प्रोडक्ट है हमारे पास फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के, ठीक है, फ्रॉम द फोर्स लाइन ऑफ एक्शन। मतलब हमने एक लाइन से जिस लाइन पे लगाया उसके परपेंडिकुलरली जो डिस्टेंस वो कवर करेगा उसकी बेस पे आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास एक एक्सिस ऑफ रोटेशन था जिसके हमने बेसिस सारी ली और उसकी बेस पे हमने क्या किया था, बेसिकली उस एग्जांपल को अगर आप याद करोगे तो आपको चीजें क्लियरली डिस्क्राइब इजी हो जाएंगी समझनी, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स, ठीक है, प्रोडक्ट है दोनों का, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। The greater the torque at the axis of rotation, the greater the tendency of rotation to occur. जितनी ज़्यादा टॉर्क ज़्यादा है उतनी उसकी रोटेशन ज़्यादा होगी, वो मतलब उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी किसी चीज़ को रोटेट करने की, ठीक है। Units of torque in both the metric and the English system follows the algebraic definition. Units English हो या मैट्रिक दोनों में algebraic definition यूज होती है। जैसे हमने कहा कि डिस्टेंस के यूनिट्स हैं और फोर्स का यूनिट है तो न्यूटन मीटर्स आ जाएगा हमारे पास मैट्रिक सिस्टम में, और फुट पाउंड्स आ जाएगा हमारे पास अलजेब्रिक सिस्टम में, सॉरी इंग्लिश सिस्टम में, ठीक है। ये हमारे पास आ गई बेसिकली टॉर्क की डेफिनेशन। टॉर्क बेसिकली हम पहले भी काफ़ी बार पढ़ चुके हैं तो हम इसको इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, आ जाती है हमारे पास डेफिनेशन। अच्छा हाँ, थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर पहले हम डेफिनेशन सारी डिस्कस कर लेते हैं फिर हम उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गई थी टॉर्क की ना, ठीक है। अब उन्होंने ई सेंट्रिक और सेंट्रिक की हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन भी दी है, ठीक है। मैंने यही बात की थी ना, अब देखो सेंटर से उन्होंने मूव किया तो क्या हुआ था, ये वाली मोशन आ रही थी, ठीक है। अब आपको नजर आ रहा है ये ट्रांसलेटरी मोशन आ रही है या सेंट्रिक फोर्स आ रही है। लेकिन जब उन्होंने एक पॉइंट से मूव की ना तो पेंसिल यूं मूव की, कैसे मूव की, इस तरह से मूव की। तो ये क्या फोर्स हमारे पास जनरेट करी, ये ई सेंट्रिक फोर्स, मतलब यहाँ पे आप पेंसिल रोटेट करेगा। हमने इस जगह से किया या देखो हमने अगर इस जगह से किया या इस जगह से किया, दोनों क्या कॉज करिए, एक रोटेटरी इफेक्ट कॉज करेंगी, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होगा, सेंट्रिक फोर्स होगी वो ट्रांसलेटरी, मतलब बिल्कुल सीधा सीधा पूरी पेंसिल एक किस तरफ जा रही है, लेकिन यहाँ पे पेंसिल की जो पॉइंटेड रीजन है जहां से आप लिख रहे हो ना, ठीक है, वहां से उसको क्या किया, उस साइड को ऊपर की तरफ कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास आ जाती है टॉर्क की बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। हमने यहाँ से डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं इम्पल्स के ऊपर, ठीक है। इम्पल्स एक बहुत मेजर जो है ना हमारे पास टॉपिक होता है इम्पल्स, ठीक है। फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट है और जिस पे फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होती है, हम इस चीज को ना, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट है ना, तो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हमारे पास है क्या, ठीक है। फोर्स अप्लाई करते हैं हम किसी बॉडी पे तो हमारे पास क्या होता है, बॉडी जो होती है वो मोशन जो होता है ना बॉडी का, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पे नहीं डिपेंड कर रहा होता कि जो फोर्स उस पर लगी तो उसके मैग्नीट्यूड पे, बट जो ड्यूरेशन ऑफ फोर्स, मतलब कितने ड्यूरेशन के लिए फोर्स अप्लाई किया उस पर भी डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि टाइम भी इसमें इंक्लूडेड होता है। जब टाइम इंक्लूड हो जाता है तो वो इम्पल्स कहलाता है, ठीक है। जब भी फोर्स अप्लाई करें ना आप किसी चीज के ऊपर, फोर्स अप्लाई हो रही है और उसके साथ साथ आप टाइम भी ऐड कर दो तो हमारे पास क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट इम्पल्स कहलाता है, ठीक है। मतलब आपने ये देखा, मैंने कहा ये मैंने फोर्स अप्लाई की, मतलब आपने एक सडन फोर्स अप्लाई की और 1 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि टाइम ड्यूरेशन कम है, मतलब टाइम और फोर्स जो थी वो कम थी। जैसे आपने थोड़ा सा ज्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए फोर्स को अप्लाई किया, मतलब आप लेके गए जोर से, ठीक है, दो थोड़ी देर तक, तो टाइम और फोर्स दोनों ज्यादा जा रही है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है
impulse, ठीक है। अ लार्ज चेंज इन एन ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन में रिजल्ट फ्रॉम अ स्मॉल फोर्स, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है अगर आप स्मॉल फोर्स लगा रहे हो लेकिन टाइम ड्यूरेशन उसका ज्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। इस तरह अगर लार्ज फोर्स आप लगा रहे हो लेकिन उसका टाइम ड्यूरेशन शॉर्ट हो तो दोनों में ही चेंज काफी ज्यादा आता है, ठीक है। ये आपको बेसिक एग्जांपल्स दी जा रही है। मतलब कभी कभार ऐसा होता है ना कि मैं कुछ एकदम से सडन फोर्स लगा दूं एकदम से और उसका टाइम ड्यूरेशन शॉर्ट है, तो क्या हुआ, मैंने 1 सेकंड वाली आपको बात बताई ना, टाइम ड्यूरेशन उसका शॉर्ट है लेकिन फोर्स तो काफी ज्यादा लगाई, चीज बहुत दूर तक गई, ठीक है। इसी तरह एक लार्ज चेंज आएगा अगर मैं स्मॉल फोर्स लगाती रहूं, ठीक है। क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट बहुत दूर तक जाएगा, ठीक है। मतलब पेन की अगर एग्जाम्पल एक बहुत दूर तक जाएगी, तो ये बेसिकली उन्होंने आपके पास एग्जाम्पल दी, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है, गोल्फ बॉल रोलिंग अक्रॉस अ ग्रीन ग्रेजुअली, ठीक है। अब गोल्फ बॉल जब वो रोल कर रही है किसी ग्रीनरी रीजन पे और वो क्या हुआ, ग्रेजुअली लूज करती है अपनी स्पीड बिकॉज ऑफ द स्मॉल फोर्स ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पे अब फ्रिक्शन ऐड हो रही है रोलिंग, ठीक है। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि गोल्फ बॉल ने क्या किया, अपने फोर्स को, स्मॉल फोर्स जो थी उसकी, वो हमारे पास क्या होगी, स्पीड को उसने लूज कर दिया। लेकिन अगर स्पीड बेस बॉल, मतलब एक बेस बॉल ले लिया, उसको एक तेजी से फेंका बैट के थ्रू, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि एक लार्ज फोर्स जो थी वो एक्सर्ट हुई थी बैट की, लेकिन उसके टाइम ड्यूरेशन क्या था, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो कांटेक्ट था ना बॉल का वो तेज था, तो इस वजह से वो जल्दी गई। अब गोल्फ बॉल क्या कहा उन्होंने, हमने फेंक मतलब थोड़ी थोड़ी स्पीड के साथ गया क्योंकि हमारे पास उसमें फ्रिक्शन आ रही है। लेकिन जो हमारे पास आपके पास गोल्फ बॉल, मतलब दोनों में अगर एग्जाम्पल देख रहा, गोल्फ बॉल की हमने क्या कहा, फोर्सेस जो थी ना वो स्मॉल फोर्सेस के थ्रू जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास बेस बॉल है वो एक सडन विग्रस फोर्स के साथ, एक ही फोर्स के साथ, टाइम ड्यूरेशन तो कम है उसमें, गोल्फ बॉल में टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है। लेकिन दोनों में यही इफेक्ट था, चेंज था कि जो गोल्फ बॉल थी वो स्मॉल फोर्सेस के साथ जा रही थी और जो बेस बॉल थी उसकी एक सडन स्पीड फोर्स थी, ठीक है। मतलब एक सडन फोर्स थी, टाइम ड्यूरेशन कम था, ठीक है। ये बेसिकली एग्जाम्पल दे दी उन्होंने। व्हेन अ वर्टिकल जंप इज एग्जीक्यूटेड, अब एक और एग्जांपल है, एक जंप उन्होंने कहा कि एक बंदा एक वर्टिकल जंप एग्जीक्यूट करता है, तो जितनी ज्यादा इम्पल्स ज्यादा होगी उतनी ज्यादा जो फोर्स है वो जल्दी तेजी वेलोसिटी से, उतना जल्दी वेलोसिटी से ना वो टेक ऑफ करेगा, मतलब वापस आएगा। लेकिन जितना हाइयर और उतना ही हाइयर हमारे पास रिजल्टिंग जंप, मतलब टेक ऑफ, मतलब वो जंप आप उसने लगाई ना, जैसे उसने जंप लगाई तो ग्रेटर जंप की वेलोसिटी होगी अगर वो एक लार्ज इम्पल्स को एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब वो टाइम और फोर्स दोनों का कॉम्बिनेशन ज्यादा तेजी से लेके जाता है, तो हमारे पास क्या होगा कि इम्पल्स ज्यादा हो जाएगी, इम्पल्स ज्यादा होगी तो जंप ज्यादा ऊंची जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली इम्पल्स की आ गई आपके पास एग्जाम्पल मेजर, ठीक है। ये वही है, हमारे पास कुछ यूनिट से फॉर्मूलाज है, यहाँ पे आपको सारी चीजें बता दी है। मैट्रिक सिस्टम में उसका क्या यूनिट है, इंग्लिश सिस्टम में तो ये एक सारी आपके पास एक कॉमन यूनिट्स की आ गया। और ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि कई बार ना कुछ टीचर्स जो होते हैं वो बेसिक चीज़ों पे फोकस कर रहे होते हैं, तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए सारी, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है, ठीक है। अभी हम ना यहाँ पे इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, बाकी हम चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हमारे पास बेसिकली हम डिस्कस करें टेंशन, कंप्रेशन वगैरह फोर्सेस को, शेयर वगैरह फोर्सेस को, ठीक है। मतलब हमारे पास जो टॉपिक आ जाएगा मैकेनिकल लोड्स ऑन द ह्यूमन बॉडी, हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। कोई चीज़ समझ नहीं आता कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।